हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी एपोथियोसिस का एपिसोड नंबर 45। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ीफांग यूजिन के एक्सट्रीम इन पावर को हासिल करने के लिए हेवन डीमन फॉर्मेशन बना लेता है, मगर लियोजिंग ने अपने ड्रैगन्स का यूज करते हुए तुरंत ही उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो ज़ीफांग को किसी भी कीमत पर ब्रेक थ्रू करने से रोकना चाहता था और लियोजिंग की इसी हरकत की वजह से ज़ीफांग उसे मारने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर पर क्लाउड हॉल के डिसाइपल्स डीमन आर्मी का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हमें बैटल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर क्लाउड हॉल के डिसाइपल्स डीमन आर्मी का मुकाबला कर रहे थे। वहीं पर हम बेली होंग को देखते हैं, जो कि अपने स्लैश अटैक का यूज करते हुए कई सारे डीमंस को घायल कर रहा था। अब वो अपने पावरफुल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ने लगा। उसके रास्ते में जितने भी डीमंस आ रहे थे, बेली होंग ने उन सबको घायल करके नीचे पटक दिया, जिसके बाद उन सभी घायल हुए डीमंस को हवा में उछाल कर सीनियर शेनफेंग से कहने लगा कि अब आप हवा में ही इनका काम तमाम कर दीजिए। तो सीनियर शेनफेंग ने तुरंत अपने थंडर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया, जिसके बाद शेनफेंग ने अपनी थंडर पावर का यूज करते हुए उन सभी डीमंस को एक ही सेकंड में निपटा दिया। और उसी वक्त सीनियर शेनफेंग की नजर आसमान पर जाती है। वो देख पाते हैं कि वहाँ पर कई सारे डीमंस और आ चुके हैं। डीमंस की आर्मी यहाँ पर खत्म होने का नाम नहीं लेती। और रही बात क्लाउड हॉल की, तो उनके पास लिमिटेड डिसाइपल्स थे। उतने में ही इन फ्लाइंग डीमंस ने क्लाउड हॉल के डिसाइपल्स पर फायरबॉल से अटैक करना शुरू कर दिया। वहीं पर बेली होंग भी इतनी सारी डीमन आर्मी को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वहीं पर टियानियोपी हवा में फ्लोट करते हुए वहाँ पर कई सारे लोटस फॉर्मेशंस क्रिएट कर देता है, ताकि वो अपने डिसाइपल्स को इन डीमन अटैक से बचा पाए। वैसे तो टियानियोपी की शील्ड हमेशा बेहतरीन काम करती है, मगर इस बार बस शील्ड से काम नहीं होगा, इसलिए तीनों लोग सीधा उन डीमंस को खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मगर इससे पहले कि ये लोग डीमन कैरेज तक पहुँच पाए, गॉड नेशन की फेरी ने तुरंत ही अपने पावर को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते इन तीनों की सोल एक ही झटके में अपनी बॉडी से अलग हो गई। वेल, इन तीनों की बॉडी बिना सोल के तो बस एक स्टैचू जैसी थी। इधर सीनियर शेनफेंग की सोल सरप्राइज होकर कहने लगी कि ये तो सोल अटैक है, जिस पर टियानियोपी कहने लगा कि पता नहीं इस डीमन क्लैन ने सोल पर अटैक करना कब से सीख लिया, पहला तो इनके पास ये स्किल थी ही नहीं। वहीं पर हम देख पाते हैं कि बेली होंग की दोनों सोल सामने सामने हैं। बेली होंग खुश होकर अपनी दूसरी सोल से कह रहा था कि बड़े भाई देखो, आज पहली बार हम एक दूसरे के सामने खड़े हैं, और वो भी एक साथ। वेल, ये मोमेंट तो मुझे हमेशा याद रहेगा, जिस पर उसकी सोल कहने लगी कि तुम बकवास मत करो, फिलहाल हमने इस बंदी पर फोकस करना चाहिए। जिसके बाद टियानियोपी और सीनियर शेनफेंग को बताने लगा कि इस बंदी की सोल रेल्म काफी ज्यादा पावरफुल है, उसकी एक ही मूव हम तीनों की सोल को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर सकती है। इधर गॉड नेशन की फेरी इन तीनों को बताने लगी कि जब मैंने एनलाइटनमेंट हासिल की थी, तब तुम लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे, तुम सभी लोग जन्म लेने के लिए लाइन में खड़े थे, इसलिए मेरा मुकाबला करना तो तुम अपने दिमाग से निकाल ही दो। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर एक टोर्नेडो क्रिएट कर देती है, जिसमें एक अजीब सी मैजिकल पावर थी। उस टोर्नेडो की चपेट में आते ही ये तीनों बंदे गोल गोल घूमने लगे। उनका तो खुद की सोल पर भी कोई कंट्रोल नहीं था। बेचारा बेली होंग डर के मारे कहने लगा कि मुझे तो काफी ज्यादा चक्कर आ रहे, और उसी वक्त वहाँ पर निंग्योड़ी पहुँच जाती है। उस टोर्नेडो पर अपनी पावर का यूज करते हुए उसे बर्फ में बदल कर ब्रेक कर देती है, जिसके चलते इन तीनों की सोल्स वापस में अपनी बॉडी में एंटर कर देती है। इधर गॉड नेशन की फेरी निंग्योड़ी की पावर्स को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थी। वो कह रही थी कि इस बंदी ने तो 9 टन सोल रिटर्न टेक्निक का यूज किया, जिसका यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड ट्रू एनर्जी की जरूरत होती है। इस बंदी ने तो बड़ी ही आसानी से मेरी सोल डिस्ट्रॉइंग स्पाइरल को ब्रेक कर दिया, तो ना चाहते हुए भी मुझे मानना पड़ेगा कि ये बंदी बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद निंग्योड़ी से कहने लगी कि तुम्हारे पास तो एक्सेप्शनल टैलेंट है, मगर तुम क्लाउड हॉल में रह के अपने इस खतरनाक टैलेंट को वेस्ट कर रही हो। अगर तुम चाहो तो मेरे गॉड नेशन को ज्वाइन कर सकती हो। मेरे गॉड नेशन में ऐसे कई सारे पावरफुल प्रिंस हैं, जो कि तुम्हें अपनी महबूबा बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तुम तो अपनी खूबसूरती से उन सभी का दिल बहला पाओगी। ये सारी बातें सुनकर निंग्योड़ी काफी ज्यादा भड़क गई थी। वो कहती है कि मैं तो तुम्हारा गॉड नेशन ज्वाइन करने से रही, तुम ही एक काम क्यों नहीं करती, तुम ही मेरे क्लाउड पैलेस को ज्वाइन कर लो। मेरे पास तो कई सारे ऐसे डिसाइपल्स हैं जो तुम्हें अपनी सर्वेंट बनाने के लिए राजी हो जाएंगे, फिर तुम भी उनका दिल बहलाना। जिसके बाद ये दोनों बंदियां एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। इधर ये तीनों भी ग्राउंड पर पहुंच चुके
थे, मगर गॉड नेशन की फेरी के सोल डिस्ट्रॉइंग स्पाइरल ने इन तीनों की हालत खराब कर दी थी। टियानियो बे कहता है कि इमॉर्टल वाइन के हजारों बोतल पीने के बाद भी मुझे इतने चक्कर कभी नहीं आए थे जितने की आज आ रहे। उधर बेली हॉन्ग तो सर घूमने की वजह से भड़ाभड़ उल्टियां कर रहा था और तभी सीनियर शेनफिंग अपने दोनों साथियों से कहने लगे कि तुम जल्दी से खुद को रिकवर कर लो। जब तक पैलेस मास्टर उस बंदी से निपटती है तब तक हम यहाँ मौजूद डीमन आर्मी का मुकाबला करेंगे। हमें जल्द से जल्द इस आर्मी को निपटाना होगा, जिसके बाद हमें नॉर्थ रीजन के वर्ल्ड स्पिरिट सेक्ट की भी मदद करनी है। दरअसल यहाँ पर वो यूजिन के सेक्ट की बात कर रहे थे। अब सीन शिफ्ट होकर हमें जीफांग की फ्लाइंग कैरेज दिखाई जाती है, जहाँ पर जीफांग ने यूजिन और लियो जिंग को कैद कर लिया था। जिसके बाद वो लियो जिंग के पास जाकर तुरंत ही अपनी डिमोनिक ब्लेड को समन करते हुए कहने लगा कि इस बार तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। और फिर जीफांग ने तुरंत ही अपनी ब्लेड को लियो जिंग के आर पार घुसा दिया, मगर जीफांग देखता है कि लियो जिंग की बॉडी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही, उल्टा वो तो एक ही झटके में ब्लास्ट हो गई थी और उस ब्लास्ट की फोर्स से जीफांग भी काफी पीछे पुश हो जाता है। वो समझ चुका था कि ये रियल जीफांग ना होकर उसका पपेट है। जिसके बाद वो तुरंत ही यूजिन को चेक करने चला गया। वो तुरंत ही यूजिन के कान के नीचे बजाते हुए तुरंत ही उसका मास्क हटा देता है और यूजिन ने जीफांग को देखकर आंख मार दी, जिससे जीफांग समझ गया था कि ये रियल यूजिन है ही नहीं। जीफांग जान चुका था कि उसके साथ गेम हुआ है, इसलिए वो तुरंत ही शाओ जी को चोक करने लगा। वो कहने लगा कि मुझे लगा नहीं था कि तुम अपनी बहन को बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डालोगे। जिस पर शाओ जी जवाब देते हुए कहने लगा कि तुम मेरी बहन यूजिन को कभी मार नहीं सकते, अगर उसे मारना है तो तुम्हें पहला मेरा मुकाबला करना होगा। और अब हमें थोड़ी देर पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर रियल लियो जिंग यूजिन को लेकर भाग रहा था और तभी उसकी मुलाकात शाओ जी और अपने पपेट से हो गई। लियो जिंग तो अपने पपेट को देखकर काफी ज्यादा हैरान था, तो शाओ जी उसे बताने लगा कि ये हमारे वर्ल्ड स्पिरिट सेक्ट की एक यूनिक पपेट टेक्निक है। और उसी वक्त वो लोग देखते कि जीफांग की फ्लाइंग कैरेज वहाँ पर पहुँच चुकी है। वो पूरे जंगल में फायर बरसा रहे थे ताकि लियो जिंग उसमें घायल हो जाए। तो अब शाओ जी लियो जिंग को बताने लगा कि सदर्न रीजन में एक टेलीपोर्टेशन एरी है, मगर जीफांग ने उस पूरे रीजन को ही सील कर दिया, जिस वजह से तुम पोर्टल का यूज नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुम्हारे लिए मैप लेकर आया हूँ। इसमें क्लाउड हॉल पहुँचने का सारा रास्ता लिखा हुआ है, तो इसे फॉलो करके मेरी सिस्टर को क्लाउड हॉल लेके जाओ। तब तक मैं जीफांग को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। अब शाओ जी वहाँ से जा ही रहा था कि तभी लियो जिंग उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसे मायूस होकर बता रहा था कि तुम्हारे ग्रैंडफादर और फादर की मौत हो चुकी है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम भी हर्ट हो जाओ। देखो जीफांग का टारगेट मैं हूँ, तो तुम एक काम करो, तुम अपनी सिस्टर को लेकर सीधा क्लाउड हॉल निकल जाओ, तब तक मैं जीफांग से फाइट करूंगा। मगर शाओ जी इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होता। वो लियो जिंग को बताता है कि मैं वर्ल्ड स्पिरिट सेक्ट का डिसाइपल हूँ, नॉर्दर्न रीजन को प्रोटेक्ट करना ही मेरी जिम्मेदारी है। अगर इस काम में मेरी मौत भी हो जाए तो मैं सिर्फ नॉर्दर्न रीजन में ही मरना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं बस यहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैं तो बस तुमसे एक वादा चाहता हूँ कि तुम उस जीफांग और उसकी डीमन आर्मी को हरा दो। तुम्हें मेरी खातिर नॉर्दर्न रीजन को बचाना होगा। और इसी के चलते शाओ जी जीफांग के सामने था। इधर जीफांग ने तुरंत ही उसे जमीन पर पटक दिया। वो कह रहा था कि शायद तुम जी फैमिली के यंग मास्टर हो, तुम्हारे ग्रैंडफादर का काम तो मैंने तमाम कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने वर्ल्ड स्पिरिट सेक्ट की तबाही अपने आंखों से देखो। जिसके बाद वो शाओ जी के अंदर अपनी इवल पावर डालकर उसे जोर से पटक देता है। उसी वक्त जीफांग के दो चमचे आकर उसे खबर देते हैं कि हमारी डीमन आर्मी वर्ल्ड स्पिरिट सेक्ट पहुंच चुकी है। फिलहाल हमारी आर्मी उन लोगों पर अटैक कर रही। इधर जीफांग शाओ जी से कहने लगा कि इस बंदे का आउटफिट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जल्दी से इसके कपड़े बदलो, इसे अच्छे से रेडी करके वर्ल्ड स्पिरिट सेक्ट लेके जाओ। हमें कुछ भी करके 3 दिनों के अंदर ही नॉर्दर्न रीजन को हमारे कंट्रोल में लाना ही होगा। जिस पर वो सर्वेंट्स कहने लगे कि हमारे पास एक और खबर है। दरअसल नॉर्दर्न रीजन को बचाने के लिए निंग्यूडी अपने क्लाउड हॉल के लोगों को लेकर नॉर्दर्न रीजन के बॉर्डर के पास पहुंच चुकी है। हालांकि गॉड नेशन की फेरी ऊशिन उसे तगड़ी टक्कर दे रही है और ऊशिन ने हमें बताया कि वो जल्द ही निंग्यूडी का सिर काट के आपके पास हाजिर हो जाएगी। जिस पर लियो जिंग कहने लगा कि भले गॉड नेशन की फेरी डिवाइन स्फीयर रेल्म पर है, मगर उसके पास उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं कि वो निंग्यूडी का सिर काट पाए। चलो देखते हैं कि आखिरकार वो क्या कर सकती है। उसके पास कोई ना कोई ऑप्शन तो जरूर होगा, इसलिए तो उसने इतनी बड़ी कमिटमेंट दे दी। जिस पर वो सर्वेंट कहने लगा कि हमारे पास आपके लिए एक और खबर है। नॉर्दर्न रीजन का स्टोन ड्रीम सेक्ट हमारे साथ अलायंस करना चाह रहा, तो आप हमें बताएं कि उन्हें मार देना चाहिए या अपने साथ जोड़ना चाहिए। जिस पर जीफांग कहने लगा कि वो लोग हमारे काम आ सकते हैं, जाओ उनके अलायंस को एक्सेप्ट करके उन्हें लियो जिंग को ढूंढने का काम दो। अगर वो लोग लियो जिंग को ढूंढने में सक्सेसफुल हो गए तो मैं उनके लीडर को नॉर्दर्न रीजन का लॉर्ड बना दूंगा। जिसके बाद हमें स्टोन ड्रीम सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ के लीडर को जीफांग का संदेशा मिल चुका था। तभी उस क्लैन का एक मेंबर अपने सेक्ट लीडर से पूछ रहा था कि सीनियर, क्या सच में हम जीफांग का साथ देने वाले हैं? जिस पर सेक्ट लीडर कहने लगा कि जीफांग के साथ हमारी अलायंस
टेम्पररी होगी। हम वर्ड स्पीड सेक के खिलाफ ज़ीफांग का साथ देंगे और फिर मौका मिलते ही उस ज़ीफांग को भी खत्म कर देंगे। अगर हमारी ये चाल कामयाब हो गई तो पूरे के पूरे नॉर्दर्न रीजन पर हमारी स्टोन ड्रीम सेक का ही राज होगा। जिस पर बंदा कहने लगा कि सीनियर ज़ीफांग काफी ज्यादा पावरफुल है। वो कल्टीवेशन की लाइफ एंड डेथ रेल्म पर होने की वजह से हम उसे आसानी से मार नहीं पाएंगे। जिस पर सेक लीडर जवाब देता है कि ज़ीफांग की लाइफ एंड डेथ रेल्म हमारे सामने कुछ भी नहीं। हमारे पास कुछ ऐसी पावर्स है जिसके सामने ज़ीफांग की एक नहीं चलेगी। और तभी वहाँ पर एक छोटा सा मेंढक पहुँच जाता है। तो सेक लीडर ने उस मेंढक में अपनी कुछ इवल पावर्स डाल दी। वो हंसते हुए कहने लगा कि इस बार तो हेवन भी हमारे स्टोन ड्रीम सेक के साथ है। जल्दी से जाकर उस ज़ीफांग तक खबर पहुँचाओ कि हम लियोजिंग को ढूंढ के उसके सामने पेश करेंगे। और रही बात उस लड़के की, तो ये आइस टोड तुम्हें लियोजिंग तक पहुँचा देगा। जल्दी से उसे कैप्चर करके मेरे पास लेकर आओ। वही दूसरी तरफ लियोजिंग यूजिन को लेकर स्टोन ड्रीम सेक के इलाके में पहुँच चुका था। उसी वक्त यूजिन को भी होश आ गया था। तो लियोजिंग उसे तुरंत ही अपनी पीठ से उतारते हुए कुछ पिल्स देने लगता है। वो कहने लगा कि इन एलिक्सर पिल्स को कंज्यूम करके तुम्हारी ट्रू एनर्जी स्टेबलाइज हो जाएगी। हमें जल्दी से इस इलाके को क्रॉस करके ईस्ट रीजन में पहुंचना होगा। मगर यूजिन उस एलिक्सर की बोतल को गुस्से में झटकते हुए लियोजिंग से दूर जाने लगी। इसलिए लियोजिंग तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहने लगी, लियोजिंग जल्दी से मेरा हाथ छोड़ दो, मैं अभी जाकर उस ज़ीफांग को खत्म कर दूंगी। जिस पर लियोजिंग कहने लगा कि तुम तो सपने में भी ज़ीफांग को मार नहीं सकती। तुम्हारे पास जितनी भी एक्सट्रीम इन पावर थी उसमें से आधी तो ज़ीफांग ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली है। तुम फिलहाल तो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही और बात कर रही उस ज़ीफांग को खत्म करने की। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी? तुम्हारे फादर और ग्रैंडफादर मर चुके हैं। ये सुनकर यूजिन ने गुस्से में आकर सीधा लियोजिंग के कान के नीचे बजा दी। जिसके बाद वो रोते हुए कहने लगी कि आखिर तुमने मुझे बचाया ही क्यों? अगर तुम मुझे ज़ीफांग के पास सौंप देती तो शायद मेरी फैमिली बच जाती। मेरी वजह से वो लोग मारे गए। ये सब मेरी गलती है। मेरी वजह से मेरे अपने लोग मारे गए, इसलिए अब मुझे भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं। जिसके बाद वो सीधे अपनी तलवार से अपना गला काटने की कोशिश करने लगी। मगर वो कोई बेवकूफी कर पाई इससे पहले लियोजिंग ने उसकी तलवार पकड़ ली, जिसके चलते लियोजिंग का भी हाथ कट चुका था। वो कहने लगा कि तुम्हारे भाई शाओजी ने सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा फॉर्म लेकर वो ज़ीफांग के पास चला गया। उस बेचारे के साथ क्या हुआ इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मैं इतना तो जानता हूँ कि उस बंदे ने अपनी जान दांव पर लगा दी, और वो भी बस तुम्हारी जैसी बेवकूफ लड़की को बचाने के लिए। अगर तुम इस दर्द को भी झेल नहीं सकती तो शौक से मरो, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जिसके बाद लियोजिंग गुस्से में वहाँ से चला गया। वहीं पर यूजिन मायूस होकर नीचे बैठ गई। उसे अपने भाई की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। थोड़ी देर में वहाँ पर स्टोन ड्रीम सेक के लोग पहुँच चुके थे। वो देखते कि वहाँ पर तो बस एक लड़की है। लियोजिंग का तो कोई नामो निशानी नहीं था। तो एक बंदा कहने लगा कि ठीक है, फिर हम पहले इसे ही खत्म कर देंगे। और अब वो बड़ी तेजी से जाकर यूजिन पर अटैक कर देता है। मगर यूजिन ने समय रहते अपनी तलवार उठाकर उस बंदे के अटैक को रोकते हुए उसे दूर फेंक दिया। वो देखते कि वहाँ पर कई सारे कल्टीवेटर्स हैं, इसलिए उसने तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया। मगर एक बंदा जमीन पर अपने ब्लेड से अटैक करते हुए उस पूरे फ्लोर को ब्रेक कर देता है, जिससे यूजिन सीधे हवा में उछल गई। और अब वो लोग भी अपने ब्लेड्स लेकर हवा में जंप लगा देते हैं ताकि वो यूजिन का काम वहीं पर तमाम कर पाए। इधर यूजिन ने तो ऑलरेडी उनके सामने हार मान ली थी, मगर तभी लियोजिंग एक मस्त एंट्री मारते हुए वहाँ पर पहुँच गया। उसने एक शील्ड बनाकर उन लोगों के सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद वो यूजिन को लेकर नीचे आ जाता है। उसने तुरंत ही अपने स्लैश अटैक का यूज करते हुए कुछ कल्टीवेटर्स को मार दिया। मगर तभी वहाँ पर पॉइजनस स्मोक फैलने लगा। तो लियोजिंग तुरंत ही यूजिन को खुद से दुरुपयोग कर देता है। वो नहीं चाहता था कि यूजिन उस स्मोक की चपेट में आकर और ज्यादा घायल हो जाए। हालांकि वो पॉइजनस स्मोक लियोजिंग की बॉडी में एंटर कर चुकी थी, जिससे लियोजिंग को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। इधर यूजिन भी उसके लिए परेशान हो जाती है। इधर लियोजिंग देखता है कि कुछ कल्टीवेटर्स उसे मारने के लिए आगे बढ़ गए, इसलिए वो तुरंत ही अपने होश संभालते हुए उन पर स्लैश अटैक कर देता है, जिससे कुछ कल्टीवेटर्स तो मारे गए, लेकिन वहाँ पर ढेर सारे और भी कल्टीवेटर्स थे जिनसे अकेले निपटना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लियोजिंग तुरंत ही यूजिन को लेकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। इधर वो लोग कह रहे थे कि ये बंदा हमारे पॉइजन से अफेक्टेड है, जितनी ज्यादा ये अपनी ट्रू एनर्जी का यूज करेगा उतना ही पॉइजन उस पर हावी हो जाएगा। अगर हमें उसे कैप्चर करना है तो उसे उसकी ट्रू एनर्जी का यूज करने पर मजबूर करो। इसलिए उन लोगों ने तुरंत ही लियोजिंग पर स्लैश अटैक करना शुरू कर दिए, जिससे बचने के लिए लियोजिंग को अपनी पावर्स का यूज करना पड़ता है। साथ ही वो सभी लोग मिलकर कैरी को फॉर्म कर देते हैं, जो कि लियोजिंग को आसानी से घायल कर देगी। मगर लियोजिंग ने 1000 स्वॉर्ड
सोड टेक्निक का यूज करते हुए उनके एरी को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसके बाद लियोजिंग की सोड उन सभी लोगों को काम भी तमाम कर चुकी थी। जिसके बाद लियोजिंग यूजिन को लेकर नीचे आ जाता है। उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जो देखकर यूजिन भी घबरा गई। और तभी वहाँ पर स्टोन ड्रीम सेक के और कल्टीवेटर पहुँच जाते हैं। इसलिए यूजिन उनका मुकाबला करने के लिए आगे आ गई। वो लियोजिंग से कह रही थी कि तुम यहाँ से चले जाओ और जल्दी से खुद को हील करने की कोशिश करो, तब तक मैं इन लोगों को हैंडल करती हूँ। और अगर इसमें मैं मारी गई तो वादा करो कि तुम उस ज़ीफांग को खत्म कर दोगे। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज करते हुए उन लोगों के साथ फाइट करना शुरू कर देती है। उसने 1 बाय 1 कई सारे लोगों को मार दिया था, मगर फाइनली वो लोग ही यूजिन पर हावी हो जाते हैं। उन्होंने यूजिन को काफी दूर पटक दिया था, जिसके बाद उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लगे। तो अब लियोजिंग के पास स्काई को वहाँ पर बुलाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो कहने लगा, स्काई प्लीज यहाँ आकर मेरी मदद करो। इधर वो कल्टीवेटर्स अपनी ब्लेड से यूजिन पर हमला कर चुके थे, मगर उतने में ही वहाँ पर स्काई की एंट्री होती है। उसने आते ही टाइम को होल्ड कर दिया था। जिसके बाद वो यूजिन के पास जाकर उसे छूते हुए कहने लगी कि लड़की, तुम ऑलरेडी उस बेवकूफ लियोजिंग के साथ ब्राइडल चेम्बर में एक रात बिता चुकी हो। क्या तुम्हें इसका मतलब पता नहीं? वेल, तुम उसकी बीवी बन गई हो, चाहे तुम ये बात मानो या ना मानो। और अब जबकि तुम्हारी शादी हो गई है तो तुमने फाइटिंग करने जैसे फालतू काम उस बेकार से लियोजिंग को ही करने देनी चाहिए। इधर स्काई ने उन सभी लोगों को अपनी सोल स्ट्रिंग से जकड़ा हुआ था और फिर वो अपने एक ही इशारे में उन सभी को निपटा देती है। अब वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए यूजिन को उठाते हुए कहने लगी कि शादी करने के बाद तो तुमने अपना पूरा ध्यान बस खूबसूरती को मेंटेन करने पर लगा देना चाहिए। ये फाइटिंग जैसे फालतू काम उस लियोजिंग को ही करने दिया करो। जिसके बाद वो यूजिन को सीधे लियोजिंग के पास लाकर छोड़ देती है। वेल, स्काई को इन दोनों पर काफी ज्यादा हंसी आ रही थी, मगर वो बिना लियोजिंग को ताना मारे दोबारा से उसकी माइंड स्पेस में चली गई। जिसके बाद लियोजिंग भी यूजिन को लेकर तुरंत ही वहाँ से रवाना हो जाता है। हालांकि आइस टोड उसकी सारी मूवमेंट पर नजर जमाए हुए थे। इधर लियोजिंग यूजिन को लेकर एक सेफ प्लेस पर आ जाता है, जहाँ पर वो कुछ पैटर्न्स बनाकर एक एरी को क्रिएट कर रहा था। इधर यूजिन के दिमाग में स्काई ने कही हुई सारी बातें अभी भी घूम रही थी। वो उसकी फिक्र करते हुए कहने लगी कि थोड़ी देर पहले ही तुम पर पॉइजन से अटैक हुआ था, क्या अब तुम ठीक हो? जिस पर लियोजिंग जवाब देते हुए कहने लगा कि मैंने थोड़ी देर के लिए उस पॉइजन को सप्रेस कर दिया है। दरअसल मेरी फिजिकल रैम ट्रू बॉडी लेवल पर पहुंचने की वजह से कोई भी ऑर्डिनरी पॉइजन मुझ पर ज्यादा असर नहीं कर पाता। मैं किसी भी पॉइजन के असर को ब्लॉक कर सकता हूँ, मगर मुझे जल्दी से मेरी बॉडी और लॉस्ट हुई ट्रू एनर्जी को रिकवर करना होगा। यहाँ पर मैंने जो एरी सेटअप की है ये हमारे ट्रैक्स को हाइड कर देगी, इसलिए एरी से बाहर बिल्कुल मत जाना। जिसके बाद लियोजिंग एरी को एक्टिवेट करके कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। यूजिन कह रही थी कि जब तक तुम हीलिंग करो तब तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और तभी यूजिन को वहाँ पर 7 इमोशन ग्रास नजर आती है, इसलिए वो तुरंत ही उस ग्रास को हासिल करने के लिए एरी से बाहर जाने लगी। वहाँ से ही थोड़ी दूरी पर स्टोन ड्रीम सेक का लीडर था, जो कहने लगा कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। हमें पहला तो इसे अपने कब्जे में लेने के लिए कोई तरीका ढूंढना होगा, उसके बाद ही हम ज़ीफांग से डील कर पाएंगे। और तभी उसकी नजर पड़ी ज़ीफांग के फ्लाइंग कैरेज पर, तो तुरंत ही ज़ीफांग के कैरेज पर जाकर उसे ग्रीट करते हुए कहने लगा कि मैं हूँ जाने, लीडर ऑफ स्टोन ड्रीम सेक, और मैं डीमन किंग के डीमन नेशन को बनाने में मदद करना चाहता हूँ। जिस पर ज़ीफांग कहता है कि बकवास रहने दो, पहला मुझे ये बताओ कि लियोजिंग कहाँ पर है। तो बंदा कहता है कि मेरा आइस टोड उस पर नजर रखे हुए है, ये देखो यहाँ पर है वो लियोजिंग। मगर वहाँ पर उसे लियोजिंग नजर ही नहीं आ रहा था, जिस वजह से ज़ीफांग उस पर काफी ज्यादा भड़क गया। साथ ही साथ ज़ीफांग ने उस पर डिमोनिक प्रेशर रिलीज करना भी शुरू कर दिया था। तो वो जाने कहने लगा कि सुल्तान प्लीज शांत हो जाए, वो लियोजिंग यूनमेंग एरिया से बाहर नहीं जा सकता। जिस पर ज़ीफांग कहने लगा कि मुझे सवेरा होने से पहले ही किसी से मिलने जाना है, अगर मैं ज्यादा बिजी नहीं होता तो मेरा गुस्सा शांत करने के लिए तुम्हारी गर्दन उड़ा चुका होता। जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से गायब हो गया। इधर यूजिन उस 7 इमोशन ग्रास के पास जाकर कहने लगी कि मैं शाओजी को बचाना चाहती हूँ, साथ ही मैं ज़ीफांग को खत्म करके अपने फैमिली का बदला लूंगी, और इसके लिए मैंने जल्दी से अपनी पर्पल एक्सट्रीमिन बॉडी को अवेकन करना ही चाहिए। और अब वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस ग्रास को तोड़ने लगी। उसी वक्त लियोजिंग अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है कि यूजिन एरी से बाहर जा चुकी है, इसलिए उसने जल्दी से यूजिन को चेन्स में जकड़कर सीधा अपनी गोदी में लाकर पटक दिया। उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि यही मेरे पास रुको, बताओ आखिर तुम वहाँ पर क्यों गई थी। जिस पर यूजिन बताने लगी कि मैं तो इस हब को कलेक्ट करने गई थी, इसे चियांसाओ हब कहा जाता है। यहाँ पर यूजिन ने लियोजिंग को हब का नाम गलत बताया था। वो कहने लगी कि इस हब का यूज करके हम अपनी ट्रू एनर्जी को रिस्टोर कर सकते हैं। वहीं पर लियोजिंग के माइंड स्पेस में स्काई यूजिन की बातें सुनकर हंस रही थी। इधर यूजिन लियोजिंग को भरोसा दिलाने के लिए हर्ब्स की कुछ पत्तियां कंज्यूम कर लेती है। वो कह रही थी देखो मैं कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, तुम इसे
खाकर अपनी पावर को रिस्टोर कर सकते हो। वहीं पर स्काई डीमन नाइट के पास जाकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगी। वो कह रही थी कि लियो जिंग तुम इसे आराम से खाओ, ये बिल्कुल भी जहरीली नहीं है, उल्टा इस हर्ब से तुम्हारा ही फायदा होगा। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम डीमन नाइट से भी पूछ सकते हो। तो डीमन नाइट लियो जिंग को बताने लगी कि ये ग्रास बिल्कुल भी पॉइजनस नहीं है, मगर उसे कंज्यूम करने के बाद लियो जिंग पर उसका क्या असर होगा ये मुझे नहीं पता। इधर लियो जिंग ने उस ग्रास को कंज्यूम करते ही उसे कुछ फील होने लगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।